हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलिस परासर और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 यानी द सॉलिड स्टेट के टॉपिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कंडक्टर के बारे में। 3 टाइप के सॉलिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। जहाँ कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं, वहीं इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है। और सेमी कंडक्टर्स में से, जैसा कि नाम है सेमी कंडक्टर्स, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में। तो अब बात कर लेते हैं हम कंडक्टर के बारे में। द सॉलिड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेज इजीली आर नोन एज कंडक्टर्स। उनमें से वो सॉलिड्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। अगर इनके कंडक्टेंस के रेंज की बात करें तो इनका कंडक्टेंस का रेंज 10⁻⁶ से 10⁸ ओम-1 सेंटीमीटर -1 होता है। अब किसी भी सॉलिड के कंडक्टर होने के लिए इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कितना दूर दूर स्थित है, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉन सॉलिड में बैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। अगर उसे कंडक्टर होना है तो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाना होगा। तो जो भी कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड, उनमें क्या होता है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, यानी एकदम नज़दीक नज़दीक पाए जाते हैं। ये बाउंड्री वॉल नहीं पाई जाती है। तो मैं इसको मिला देता हूँ जरा। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक ही में पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, क्योंकि वो तो पहले से ही कंडक्शन बैंड में रहते हैं। अब जैसे ही थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो वापस कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होने लगेगी। और जनरली रूम टेम्परेचर पे ही इनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब दूसरी बात करें तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। भाई कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो हीट का भी वो गुड कंडक्टर होगा। ये गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि अपने जगह से हटे हुए इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड मतलब एक ही जगह पे है, डीलोकलाइज्ड मतलब अलग जगह, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहते हैं। अब किसी भी चीज़ को कंडक्टर होने के लिए क्या जरूरी होगा? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। इसीलिए कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके जो रेंज है वो 10⁻⁶ से 10⁻⁻ ओम सेंटीमीटर -1 पाया जाता है। और इनका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता रहता है। थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने के लिए। और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का कारण होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें कि तो सारे के सारे मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की तो ये 2 टाइप के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और चाहे एक्वस स्टेट हो, मोल्टेन स्टेट हो या नॉर्मल स्टेज हो, सभी स्टेजेज में जो मेटालिक कंडक्टर हैं वो कंडक्टर ही होंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कैसे होंगे? ये केवल मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। बाकी सारे स्टेजेस में, जैसे कि सॉलिड स्टेट में, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें फ्री चार्ज नहीं पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। जब हम इसे पानी में घोलते हैं या एक्वस स्टेट में डालते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और आयंस में ब्रेक होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। मेटालिक कंडक्टर्स, द कंडक्टेंस इज ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण ही कंडक्टेंस एराइज होता है। ये हर कंडीशन में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं।
सारे मेटल्स इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगा। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें, जैसे कि NaCl और KCl, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं केवल मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में, क्योंकि इनमें फ्री मोबाइल आयंस पाए जाते हैं और उन आयंस को मूवमेंट करने के लिए एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट होना जरूरी है। तो सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज होने लगता है। अब इसका कारण समझते हैं क्या है। जैसे कि मेटालिक कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है पहुंचने के लिए, तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे ही ये इसके बाहर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनमें कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। जबकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, तो आयंस का मूवमेंट उतनी ही तेजी से होता रहता है और तेजी से मूवमेंट करने के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होने लगता है। तो आइए बात करते हैं इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इंसुलेटर वो सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करती है और लो रेंज ऑफ कंडक्टिविटी शो करते हैं, यानी कंडक्टिविटी ये शो नहीं करते हैं। इनका कंडक्टेंस 10⁻⁻12 ओम -1 सेंटीमीटर -1 होता है। अब बात कर लेते हैं ऐसा क्यों है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में एक लार्ज एनर्जी गैप पाया जाता है। उस लार्ज एनर्जी गैप के कारण, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले बैलेंस बैंड में रहते हैं, फिर वो कंडक्टेंस बैंड में जब जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो पाएगा वो सब्सटेंस। तो यहाँ बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं शो करते हैं और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वुड और प्लास्टिक इसके एग्जाम्पल है। हम छू के देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, करंट भी नहीं मारेगा। इस तरीके से हमने बात किया इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यानी कंडक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंसुलेटर जनरली नहीं ही पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम से वो है सेमी कंडक्टर से रिलेटेड। सेमी कंडक्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में, उसको जरा आप ध्यान से देखेंगे। आइए अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स के बारे में। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सॉलिड जिनमें कंडक्टेंस गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का होता है, उन्हें हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। द सॉलिड्स व्हिच कंडक्टेंस इज बिटवीन गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। अगर हम इनके बीच के गैप की बात करें तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे कि ये अगर कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है बहुत ही स्मॉल है। तो जब हम इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी पा जाते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में उछल के चले जाते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज स्मॉल, सो सम इलेक्ट्रॉन जंप एंड शोज कंडक्टिविटी। इनका ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस 10⁻² ओम -1 सेंटीमीटर -1 होता है। इनका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तब।
तो इस तरीके से हम इनका कंडक्टेंस दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो टेम्परेचर को राइज करके, टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, ऐसे इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं रहते हैं, वैलेंस बैंड में पड़े रहते हैं। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में जाने के कारण कंडक्टेंस शो करते हैं। दूसरा, हम इम्प्योरिटीज ऐड करके इनके कंडक्टेंस को बढ़ा सकते हैं। अब हम सोचेंगे कि कैसे इम्प्योरिटी ऐड करके कंडक्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि जैसा कि हमने मेटल्स में पढ़ा था कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके कारण वो कंडक्टेंस शो करते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जनरली अगर इंसुलेटर का एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये मान लो दोनों हमने लिया, तो इनके लास्ट सेल में, बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 14 के हैं, जैसे कि कैसी, गीत, सुनोगे प्यारे। मैंने ये ट्रिक डिस्कस किया था केमिस्ट्री के ABCD वाले टॉपिक में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जा करके सर्च करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये ट्रिक बताया हुआ मैंने कि ग्रुप नंबर 14 को याद कर सकते हैं, कैसी गीत सुनोगे PB। अब जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, जैसा कि 12th में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा, तो सबके लास्ट सेल में देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये कहीं भी पाए जाएंगे, मान लो सिलिकॉन ही, तो इसमें सिलिकॉन से बाइंडिंग किए रहेंगे, ऐसे सिलिकॉन से बाइंडिंग किए रहेंगे, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन है चारों और इनका भी चारों इलेक्ट्रॉन 4 जगह पे बाइंडिंग किया रहता है। तो इस तरीके से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो एक्साइटेड होकर ये बॉन्ड जो बने हुए हैं सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में, वो बॉन्ड टूट जाते हैं। वो बॉन्ड टूटने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। दूसरा, अगर हम पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दें, यानी कि इम्प्योरिटी ऐड कर दे ऐसा जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से हो जाए, तो वो सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को, किसी इम्प्योरिटी को सेमीकंडक्टर्स में ऐड करने के प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड डोपिंग। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो इस तरीके से हम ऐड करके इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, या टेम्परेचर को राइज करके इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ होल्स क्या है? जब इलेक्ट्रॉन ये अपना पोजीशन छोड़ के जाएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, मान लो इनका इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, बॉन्डिंग किया हुआ है अदर सिलिकॉन वाले से, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए छोड़ करके अपनी जगह पे, तो वहाँ पे एक जगह बच जाएगा जिसको हम होल कहेंगे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जहां पे नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा है हमारा इंट्रिंसिक के अलावा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? होल्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इम्प्योरिटी मिक्स करने के बेसिस पे सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स।
एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने के कारण पूरे सॉलिड पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके कारण हम उसे निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो होल्स पॉजिटिव होते हैं, हम उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे कैसे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे कैसे, इस बात को देखते हैं। अगर हम किसी सेमीकंडक्टर में 15 ग्रुप एलिमेंट्स को ऐड कर दे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि जनरली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 14 ग्रुप के मेंबर होते हैं, जैसे कि कैसी गीत सुनोगे प्यारे पीबी। तो कोई भी एक सेमीकंडक्टर ले ले तो इनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि एन टाइप में हमने ले लिया सिलिकॉन। अब 15 ग्रुप के कौन से मेंबर है, नापसंद, ऐसे सब, बिस्मत, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। 15th ग्रुप के कौन से मेंबर है, 15, नापसंद, ऐसे सब, बिस्मत, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसमें मान लो हमने ले लिया फास्फोरस या फिर आर्सेनिक ले लिया, तो सिलिकॉन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम आर्सेनिक ले लेते हैं, मान लो फास्फोरस ले लिया, फास्फोरस लिया तो इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 ने इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, तो 4 ने तो बॉन्ड कर लिया, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, क्योंकि इनके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग तो इनको 4 के साथ ही करना है। तो जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग नहीं कर पाता है और इंटरस्टिशियल स्पेसेज में घूमने लगता है। तो ऐसे ही हम यहाँ भी अगर फास्फोरस मिला देते हैं तो ये इसके साथ तो बॉन्डिंग किया, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बचा रह गया, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया एक्सेस में। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यहाँ भी सिलिकॉन ऐड कर दिया, इस तरीके से कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दिया, यहाँ फास्फोरस ऐड कर देंगे तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे सिलिकॉन के साथ, इसलिए एक्सेस में हो जाता है। हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अब इनमें कंडक्टेंस क्यों हो रहा है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में ऐसे ही हम अगर सिलिकॉन लिए हैं, इसमें मिला देंगे 13th ग्रुप, एलिमेंट ऑफ 13th ग्रुप, एलिमेंट ऑफ 13th ग्रुप इज एडेड। 13th ग्रुप ऐड करेंगे तब क्या होगा, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। अब अगर 13 ग्रुप कौन से है, ऐसे ही 13 ग्रुप वाले बाल गंगाधर इन तिलक, हम मान लो कर दिए गैलियम, इसमें ऐड कर दिए, या बोरान ऐड कर दिए। अब इसमें ऐड कर दिया हमने बोरान या गैलियम, तो मान लो बोरान ऐड किया, बोरान, तो बोरान के पास लास्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, एक बच गया होल, सिलिकॉन रख दिया, सिलिकॉन सिलिकॉन। अब यहाँ भी अगर हम बोरान रख दे, चलो सिलिकॉन ही रखते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन, तो ये क्या हो गया, ये वाला एक बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया सिलिकॉन के साथ, ये भी यहाँ पे सिलिकॉन रहेगा। तो देख रहे हैं क्या, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन पाया, ये होल क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कम है। तो ये डिफिशियंसी के कारण हुआ है। 13th ग्रुप के एलिमेंट को जब ऐड करते हैं हम, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं और इसमें होल्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है।
तो एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज मोर इन नंबर, ठीक है। और ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि होल है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस खाली जगह में चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। फिर इस होल को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। फिर इस होल को भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे होल्स का मूवमेंट हो रहा है। मूव तो कर रहा है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, लेकिन दिखेगा कैसा कि होल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो होल्स के मूवमेंट के कारण यहाँ पे होता है, तो हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, कंडक्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। होल्स मूव नहीं करते हैं लेकिन दिखता है होल्स, तो यहाँ हम कहते हैं कि कंडक्टेंस इज इंक्रीजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। तो इस तरीके से एक और चीज कह सकते हैं। और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि होल्स किधर करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे ये यहाँ बढ़ा, फिर अगला यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ बढ़ेगा आगे, और इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और यहाँ पे होल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन जैसे आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनाया जाता है, तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को ऐड करके हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं, और ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को हम ऐड करके पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं क्योंकि 5 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 15th ग्रुप एलिमेंट्स में, और यहाँ पे 13th ग्रुप एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, होल्स एक्सेस हो जाते हैं। इनके चलते ये सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। तो ये हमारा कंडक्टेंस टॉपिक खत्म होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स प्रॉपर्टी खत्म होता है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। हर एलिमेंट्स के पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए हर सॉलिड्स में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी कुछ मूवमेंट होती है, कुछ स्पिन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास एक तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और दूसरा होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन का होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के अपने एक्सिस पे घूमने के कारण स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है। तो सॉलिड्स में, इन सॉलिड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज टिनी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रॉन्स टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ये टिनी मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? ड्यू टू देयर ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण इनमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है अराउंड न्यूक्लियस, एंड स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। इस स्पिन के कारण इनमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है। तो इन्हीं दोनों मोशंस के कारण हर सॉलिड में कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इन सॉलिड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज टिनी मैग्नेट्स due to their orbital motion around nucleus and spin on its own axis। अब इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ये वीकली अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक पाए जाते हैं। तो हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू दिस दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि इनमें क्या होता है, ये मान लो d ऑर्बिटल मैंने बनाया हुआ है,
डी ऑर्बिटल में अगर ये एक पेयर्ड हो गया, दूसरा पेयर्ड हो गया, 3 पेयर्ड हो गया, चौथा, लेकिन 5वां पेयर्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होने के कारण ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हैविंग 1 or more unpaired electron and due to this they are weakly attracted by magnetic field। इसके एग्जांपल है O2 FeCr+3। इसके कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा टाइप का आएगा या फिर एक और खाली हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के, तो ये सब्सटेंसेज मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं या वीकली रिपेल होते हैं और इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। यानी कि किस टाइप के पाए जाते हैं, इस टाइप के सारे पेयर्ड होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक में या तो 1 पेयर्ड होता है या 1 से ज़्यादा पेयर्ड होता है। डायामैग्नेटिक में सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। तो इन पेयरिंग के बेसिस पे ही ये अट्रैक्शन या रिपल्सन पाया जाता है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं और इनके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ये फेरोमैग्नेटिज्म इसलिए पाया जाता है, स्ट्रांगली इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल अलाइंड होते हैं, यानी सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज के एग्जांपल्स की, तो H2O और NaCl है, जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड टाइप के होते हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो अट्रैक्शन बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि और उसकी वजह से इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म पाया जाता है। ये प्रॉपर्टी इनमें मैग्नेटिक डोमेन्स के पैरेलल अलाइनमेंट के कारण होता है। जैसे देखिए, ये मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। सारे के सारे पैरेलल हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में है। यानी हम कह सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे होंगे वो मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में पाए जाते हैं और वो अनपेयर्ड होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज की बात करें तो इनमें ज़्यादातर डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। जैसे देखिए, डायरेक्शन में अलाइंड होता है, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। अगर हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाता है और ये मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अब हम फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ डोमेन्स अलाइंड होते हैं पैरेलल में, कुछ डोमेन्स पैरेलल में अलाइंड नहीं होते, यानी कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इन अनइक्वल नंबर। यानी हम नहीं कह सकते हैं कि 5 एक डायरेक्शन में है, 6 एक डायरेक्शन में है, ऐसा कुछ नहीं कर। अनइक्वल मैनर में ये अलाइंड होते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स अपर डायरेक्शन में अलाइंड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले डायरेक्शन में अलाइंड है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाता है और कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एराइज हो जाता है। ऐसे सब्सटेंसेज जिनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ न कुछ होता है, उन्हें हम फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है Fe3O4 या फिर MgFe2O4। इसका एग्जाम्पल Mg2O4 या फिर Fe3O4 है। इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होता है।
हमने देखा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे उनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, इसलिए वो मैग्नेट को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते थे। दूसरा जो हमने देखा था यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता था, सारा का सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, इसलिए वो मैग्नेट से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते थे, वीकली अट्रैक्ट, इसलिए उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो ये वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल आयरन और कोबाल्ट है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन होते हैं अपने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसके चलते ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनका जीरो हो जाता है और इनका एग्जांपल है MnO और FeO। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलाइनमेंट का, इसके वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाता है और इनके एग्जांपल है Fe2O4 और Fe3O4। तो ये हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।